तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो वाकई में एकदम हैरान रह जाएंगे और आपका यकीन करना इस कहानी पर नामुमकिन हो जाएगा। ये जो आज की घटना है ये काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो किन पर भरोसा करते हैं? अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों पे, चाचा, मामा, ताऊ, इन सभी रिश्तों पर वो भरोसा करते हैं बहुत आसानी से। लेकिन क्या हो जब यही आपके खून के रिश्ते आपके जानी दुश्मन बन जाए और वो बदला लेने की आस में कुछ ऐसा कर जाए जिससे कि आपकी जान चली जाए और लड़की की ज़िंदगी जीते जी नर्क बन जाए। जी हाँ दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो भी कुछ ऐसी ही है जिसमें कि एक व्यक्ति बदला लेने के लिए अपनी ही सगी बहन की लड़की के साथ में लगातार वो शारीरिक संबंध बनाता रहा और डराता रहा, धमकाता रहा कि अगर इस बारे में उसने किसी से कहा या बताया तो फिर वो जान ले लेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली है और ये कहानी ये सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि एक व्यक्ति को आखिर भरोसा किस पर करना चाहिए, अजनबी लोगों पर या अपने खून के रिश्तेदारों पर। क्योंकि अब जो दौर है, जो ज़माना है, उसमें ना तो आप किसी अजनबी पर भरोसा कर सकते हैं और ना ही आप किसी अपने सगे संबंधी पर भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस कहानी को बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ और मेरा आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या आहत करना, ऐसा मेरा मकसद कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप लोगों को जागरूक कराना ही मेरा मकसद है। दरअसल ये जो कहानी की शुरुआत है, ये कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बलिया। वहाँ पर एक गांव है झुरमुई गांव। ये गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में दो भाई होते हैं। दरअसल एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम की रमेश होता है, एक छोटा भाई होता है जिसका नाम की सुरेश होता है। रमेश सुरेश दो भाई होते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। दोनों अलग अलग अपना व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं। जो बड़ा भाई है सुरेश, वो दरअसल कपड़ों का कारोबार करता है और जो छोटा भाई सुरेश है वो दरअसल बर्तन का काम किया करता है। अब दोनों की शादी होती है। दोनों के अलग अलग दो घर रहते हैं, बगल बगल में ही। अब दोनों की शादी होती है। बड़े भाई के पास उनकी जो औलादें होती हैं वो दो होती हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। लेकिन वहीं जो छोटा भाई होता है सुरेश, उसके पास कोई भी औलाद नहीं होती है। और इसी बात का ताना जो उसकी जो उसकी भाभी होती हैं वो अक्सर उसकी पत्नी को ताना दिया करती थी अपनी देवरानी को कि तुम माँ नहीं बन सकी, तुम बांझ हो, या फिर ऐसे कर करके बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से वो उसको परेशान करती थी। जब भी झगड़ा होती, बहस होती तो वो बस एक ही चीज़ का ताना मारती कि तुम्हारी तो कोई औलाद नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई कमी है, तुम बांझ हो, यही सारी चीज़ें वो कहा करती थी। अब ये बातें जो उसकी पत्नी है वो अपने पति सुरेश को बताती। जब सुरेश ये सारी चीज़ें सुनता तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता, तकलीफ़ होती और वो इस चीज़ का दिल में मलाल रखता कि मैं इस चीज़ का बदला तो बहुत जल्द लूँगा। उसके बाद होता ये है कि एक बार वो अपने बड़े भाई के घर पे पहुंचता है और वहाँ पर ना तो उसका बड़ा भाई होता है ना तो उसकी भाभी होती है।
घर में सिर्फ दो बच्चे होते हैं, एक वो लड़की और एक वो लड़का, भाई बहन। दरअसल जो लड़की होती है वो 12वीं कक्षा की छात्रा होती है और जो लड़का होता है यानी उसका छोटा भाई वो 8वीं से 7वीं कक्षा के बीच में होता है। अब ये जो सुरेश होता है मौका देख कर के घर के अंदर पहुंचता है और उस लड़की के पास जाकर के बैठ जाता है। लड़की का नाम दरअसल कविता होता है। अब वो कविता को गलत गलत हरकत से छूने लगता है, उसके इधर उधर प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाने लगता है। अब जब वो लड़की उस चीज़ के लिए सोचती है तो उसको लगता है कि वो उसके चाचा ही हैं, ऐसा गलत नहीं कर सकते, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन जब ये चीज़ें और बढ़ने लगती हैं तो वो कहती है, अपने चाचा को टोकती है कि आप क्या कर रहे हैं, ये गलत है। तब इस पर चाचा कहते हैं कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। और चाचा जो है फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जब भी उसके भाई और भाभी घर पे नहीं होते, वो मौका ढूंढ के अकेले में उस लड़की को मिलता था। एक बार वो उसके घर पे दोबारा पहुंचता है, वही अश्लील हरकतें इधर उधर छूना चालू कर देता है और इतने में उसका भाई आ जाता है, यानी कि जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वो देख लेता है और वहीं से वो चाचा को उल्टा सीधा बोलने लगता है और चाचा को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बच्चे की बहुत ज़्यादा पिटाई कर देते हैं। अब बहुत ज़्यादा पिटाई कर देते हैं, उसके बाद वो बच्चे को कहते हैं कि अगर तुमने किसी से भी इस बारे में बात कही तो मैं तुम्हें अगली बार इससे भी ज़्यादा पीटूंगा। अब वो लड़का डर जाता है और फिर चाचा चले जाते हैं, सब कुछ शांत हो जाता है। फिर से चाचा जी एक बार मौका देखते हैं, जब उसके घर पे मम्मी और पापा नहीं रहते हैं, वो आते हैं और अब वो उस लड़की के पास आ कर के उस लड़की को पहले छूते हैं, उसके बाद वो उस लड़की के कपड़े उतार देते हैं और फिर वो अपना प्राई के अंदर जो भी है वो हरकतें शुरू करने लगते हैं। लेकिन अब ये जो लड़की इधर होती है वो उस चीज़ का विरोध करती है, तो वो जो मामा होते हैं वो बोलते हैं कि अगर तुमने इस चीज़ के बारे में विरोध किया या तुमने इस चीज़ के लिए मना किया तो तुम्हारे छोटे भाई को मैं जान से मार दूंगा। अब ये लड़की डर जाती है और मामा जो उसके चाचा होते हैं, अब जो वो करना चाहते हैं उसके साथ वो करते हैं। 3 से 4 राउंड वो चीज़ें करने के बाद में वो लड़की थक जाती है और बेहोश हो जाती है। अब वो चाचा अपना काम करके उसको वापस से सारे कपड़े पहना करके, ताकि किसी को शक ना हो, वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर ये जो लड़का है ये वापस सब चीज़ें देख लेता है और अब वो डर चुका होता है कि अगर वो कुछ कहेगा तो उसके चाचा उसको फिर से मारेंगे। इधर उसके माता पिता आते हैं, देखते हैं लड़की बेहोश हो गई है। बेहोश क्यों है? शायद उसको चक्कर आ गया, कमज़ोरी आ गई। डॉक्टर को बुलाते हैं। जब डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर देखते हैं, दवा देते हैं और डॉक्टर चले जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। लगभग 3 से 4 साल का समय बीत जाता है। जब भी मौका मिलता था वो मौके की तलाश में चाचा उसके आते थे, उस लड़की के साथ में ऐसी हरकतें करते थे मन भर के और फिर चले जाते थे। वो उसका छोटा भाई विरोध करता तो उसको बहुत सारा मारते पीटते और उसको जान से मारने की धमकी देते। दोनों थे तो बच्चे ही, डर जाते। ये सिलसिला लगभग 3 से 4 साल तक यूं ही चलता रहा। किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। लेकिन अब क्योंकि इतनी बार जो उस चाचा ने उस लड़की के साथ किया था, अब वो गर्भवती हो जाती है। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। रात के 3 बजे माता पिता आनंद फानंद में उसको हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं और जब रिपोर्ट्स आती है, डॉक्टर चेक करते हैं तो दिखता है उसमें कि दरअसल वो लड़की तो 6 महीने की गर्भवती है। अब जब ये लोग सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसके कैसे हो गया। अब वो लोग लड़की पे शक करते हैं कि वो ही कुछ गलत है, किसी के साथ करवा रही है। लेकिन जब उससे तबीयत से पूछा जाता है, डांटा जाता है, प्यार से पूछा जाता है, इस बात की पुलिस में रिपोर्ट कंप्लेन कराई जाती है, तब जाकर के वो लड़की खुलती है और बताती है कि दरअसल उसके चाचा किस तरीके से उसका 3 साल तक उसके साथ में गलत हरकत करते आ रहे हैं और जब भी इस चीज़ का वो विरोध करती थी तो उसके छोटे भाई को मारते थे और जान से मारने की वो धमकी देते थे।
इस डर से वो लड़की और उसका छोटा भाई कुछ भी बताते नहीं थे। अब ये सिलसिला जो है, ये जो थमने का नाम नहीं ले रहा था, अब थम गया। सारी पोल पट्टी बाहर आ गई, पुलिस को कंप्लेन किया गया, पुलिस घर पे आती है, लेकिन इतने में जो चाचा होते हैं उनको पता चल जाता और वो फरार हो जाते हैं। अब चाचा फरार हो जाते हैं। अब चाचा के खिलाफ का एफआईआर लिखी जाती है। अब जो उस चाचा होते हैं यानी कि सुरेश, उसको हर जगह ढूंढा जाता है। तो पता चलता है कि दिल्ली में एक वसुदुई नाम की एक जगह है, वहाँ से उनका लोकेशन मिलता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ के पुलिस लोगों से कांटेक्ट करती है और उन लोग उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार करने के बाद उसको लाया जाता है उत्तर प्रदेश के बरेली थाने में। अब जब थाने में लाया जाता है तो पुलिस पूछताछ करती है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो शादीशुदा थे, उसके बावजूद तुमने अपनी ही सगी भांजी के साथ में ऐसा क्यों किया। तब उस पर वो बताता है कुछ ऐसा जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल वो बताता है कि जो मेरी सगी भाभी हैं उनकी 2 बेटे हैं, 2 औलादें हैं, एक लड़का एक लड़की। मेरी बीवी के पास कोई औलाद नहीं है, इसलिए मेरी भाभी उसको हमेशा ताने मारा करती थी, उसको बांझ बोला करती थी, उसको अलग अलग चीज़ें बोला करती थी, मोहल्ले के सामने उसकी काफ़ी ज़्यादा वो बेइज्जती किया करती थी। अब मैं ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता था, अपनी पत्नी के आंखों में आंसू, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। और मेरे दिमाग में जो आया मैंने वो किया। मैंने इस चीज़ का बदला उसकी बेटी के साथ लिया और वो जब ये सारी चीज़ें बता रहा था तो उसके चेहरे पर ज़रा सी भी शर्म नहीं थी कि उसने कितना गलत किया है। खैर पुलिस अब इसके तहत कार्रवाई करके इसको जेल में डाल दी है और ये अपनी गुनाहों की सज़ा जेल में इस वक्त काट रहा है। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक चाचा, एक सगा चाचा अपनी ही सगे भाई की लड़की के साथ में इतना दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है। वाकई में दोस्तों, आप लोगों को अब किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो गैर हो या फिर आपका करीबी हो, क्योंकि जब इंसान जुर्म करता है, जब इंसान गलत करता है तो उसके दिमाग में उस टाइम ये बिल्कुल नहीं रहता है कि वो सामने जिस इंसान के साथ गलत करने जा रहा है वो उसका अपना है या फिर वो कोई गैर है। जुर्म करने वाला सिर्फ जुर्म देखता है। इसलिए अपने बहनों को, अपनी बेटियों को अच्छे से उनको सीख दे और हर इंसान से दूर रखे, चाहे वो कितना भी सगा क्यों ना हो, क्योंकि आज के समय में जो क्राइम की लिस्ट है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आए ना आए दिन कुछ ना कुछ होता जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि हर माँ, बेटी, बहन अपने बच्चों को सिखाए, समझाए कि किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। तो ये थी आज की सच्ची कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली में, दोस्तों में, परिवारों में मेरा चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।